स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टैक्सेस क्यों लेविट किए जाते हैं। उसके बाद फिर इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, कंपोनेंट के बारे में बताया, आर्टिकल्स के बारे में समझाया। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ये जो इनकम टैक्स लॉ है ना बच्चों, चूंकि अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ एक चीज क्या बताया आपको कि गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड। सरकार को क्या बनाना पड़ा, लॉ बनाना पड़ा, है ना। टैक्स को लगाने के लिए गवर्नमेंट को लॉ क्रिएट करना पड़ा। चलो ये देखो, ये लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड, लॉ बनाना पड़ा। तो सर किस लॉ की बात हो रही है, यही इनकम टैक्स लॉ की बात हो रही है। समझे, आप उस समय सोच रहे होंगे ना सर किस लॉ की बात हो रही है, लॉ बनाना पड़ा तो कौन सा लॉ, लॉ तो बहुत है ना, इनकम टैक्स लॉ। अच्छा एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि इंटायर इनकम टैक्स लॉ 5 चीजों से मिलकर बना है। कितने कंपोनेंट है बच्चों, 5 कंपोनेंट है। पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस एंड जुडिशियल डिसीजन। कितने कंपोनेंट है बच्चों, तो 5 कंपोनेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, 5 कंपोनेंट्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस, जुडिशियल डिसीजंस। गॉट द पॉइंट। तो ये 5 कंपोनेंट है। तो पहले तो आप दिमाग में ये 5 कंपोनेंट को सेट करो, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 एक एक कंपोनेंट को तोड़ तोड़ कर समझा दूंगा। तो कभी आपसे कोई पूछता है कि इनकम टैक्स लॉ क्यों बनाया गया भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ी, तो जवाब देना, देखो जवाब देना। क्या जवाब देना, इनकम टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट को जरूरत थी एक लॉ बनाने की, क्योंकि आर्टिकल 246 कहता है कि टैक्स तभी लगेगा जब उसके रिगार्डिंग प्रॉपर लॉ होगा, इसलिए हमें बनाना पड़ा। और उस इनकम टैक्स लॉ को भी हमने 5 चीजों से मिलकर बनाया है। कितने चीजों से, 5। पहला इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, एनुअल फाइनेंस एक्ट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस, जुडिशियल डिसीजन। चलो यहां तक समझ में आ रहा है, हाँ बात क्यों कर रहे हो जी बच्चे, क्लास में ध्यान दो। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। एकदम नटोरियस बच्चा है, बात करते रहता है। चले चलो, तो पहला अपना है इनकम टैक्स एक्ट। पता है बच्चों, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर एक्ट क्या है, ऑब्वियसली इनकम क्या है ना। ये 2 चीजें पहले चल रही होंगी। सर एक्ट क्या है, इनकम क्या है, एक्ट किसे कहते हैं, इनकम क्या है, ये सब चीजें चल रही होगी। आ जाओ मैं शुरू करता हूं आपको समझाना। सबसे पहली बात आपको बताऊं कि इंटायर इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अपने अंदर 298 सेक्शन कंटेन करता है। कितना सेक्शन, 298। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, ताकि मैं सिस्टमेटिकली इसको तोड़ता हूं। 298 सेक्शन, कितना सेक्शन, 298। चलो स्क्रीन पर देखना आप, मैं हाईलाइट करते चला जाता हूं। सर इनकम टैक्स एक्ट अपने अंदर 298 सेक्शंस कंटेन करता है। अब चैप्टर और शेड्यूल पे हम बाद में बात करेंगे। आइए अब यहां से कहानी शुरू होती है। सर जब 298 सेक्शन है तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से शुरू होगा। ओके, बात सही है। सर एक बात बताइए, इस एंटायर इनकम टैक्स में सेक्शन 1 क्या बताता है? देखिए बच्चों, सेक्शन 1 बताता है कि मैं इनकम टैक्स एक्ट हूं। जब हम स्कूल जाते थे ना बच्चों, आप लोग क्लास जाते होंगे, जब न्यू सर आते हैं या न्यू मैडम आपकी क्लास आती है तो सभी बच्चों से क्या बोलती हैं, प्लीज सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि वो सर और मैम आपका नाम जान सके।
उसी तरीके से सेक्शन 1 अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है इनकम टैक्स में कि मैं इनकम टैक्स हूं, कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 1 बताता है कि मैं ही इनकम टैक्स एक्ट हूं। गुड, यानी सर सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन दे रहा है। हाँ बच्चों, यही वजह है कि जब आप एक्ट पढ़ते हैं, अपनी बुक पढ़ते हैं, तो आपको सेक्शन 1 नहीं दिखता है, क्योंकि वो तो बता रहा होता है ना कि मैं खुद इनकम टैक्स एक्ट हूं। अब देखिए दूसरा सवाल, सर एक्ट क्या है ना? हर बच्चा सोचता है सर एक्ट क्या है, एक्ट किसे कहते हैं? सर जेन्युइन सी बात है, आप भी सोच रहे होंगे कि एक्ट क्या है, हर बच्चा सोच रहा होगा एक्ट क्या है। फिर मन में यह भी चलता है कि सर इनकम क्या है, तो एक्ट किसे कहते हैं? आप पहले समझिए। एनी इनएक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज कॉल्ड एक्ट। कोई भी इनएक्टमेंट जब पार्लियामेंट में पास कर दी जाती है, दोनों सदनों में, दोनों हाउसेज में, लोअर हाउस और अपर हाउस में पास कर दी जाती है, प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, अपने एसेंट दे देते हैं, अपनी साइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो बिल एक्ट बन जाता है। तो एक्ट है क्या? एनी इनएक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज कॉल्ड एक्ट। वो एक्ट है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये जो एक्ट है ये हमें क्या बता रहा है, क्या बताता है? बच्चों सबसे पहले तो आप इसी के मदद से समझ पाते हो ना कि इनकम क्या है और क्या नहीं है। बच्चों समझ कर देखो, इनकम टैक्स एक्ट, आप इनकम पर टैक्स लगाओगे तो पहले तुम्हें यह भी तो पता होना चाहिए कि इनकम क्या है और इनकम क्या नहीं है। सोचकर देखो बच्चों एकदम ठंडे दिमाग से, इनकम टैक्स, इनकम पर टैक्स मतलब यही हुआ ना, इनकम पर जो टैक्स लगे वो इनकम टैक्स कहलाता है। तो किसी आदमी को अगर यही नहीं पता हो कि व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज नॉट इनकम, इनकम क्या है, इनकम क्या नहीं है, कौन कौन से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इनकम होंगे, कौन कौन से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इनकम नहीं होंगे, जब तुम्हें यही नहीं पता होगा तो तुम टैक्स क्या लगाओगे? तो पता है आपको, इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको ये जवाब देगा कि क्या क्या इनकम है। इसलिए मैंने लिखा है इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। ये तुमको जानने में मदद करेगा कि इनकम क्या क्या है। ये तुमको मदद करेगा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, किसको कितना टैक्स देना है ये तुम समझ पाओगे। असेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा, टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या होगा, इनकम को टोटल करने का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, असेसमेंट प्रोसीजर क्या होगी, ये तुमको यही तो जवाब देगा। अगर इनकम टैक्स एक्ट नहीं होता तो क्या तुमको ये सब जवाब मिल पाता? क्या इस सवाल का जवाब तुम कभी ढूंढ पाते? क्या नहीं ढूंढ पाते। तो सर एक बात बताइए, ये तो हम समझ गए कि एक्ट का मतलब हुआ एनी इनएक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और जो इनकम टैक्स है वो अपने अंदर 298 सेक्शन रखता है। बिल्कुल सही। 23 चैप्टर आते हैं, बिल्कुल सही। 14th शेड्यूल आते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए सर, जब आप 298 सेक्शन कहते हैं और इसमें से आपने सेक्शन 1 बता दिया कि सेक्शन 1 कहता है कि मैं ही इनकम टैक्स हूं, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, अपने बारे में बखान कर रहा है, अपना एक्सप्लेनेशन कर रहा है, लेकिन सर सेक्शन क्या है ना बच्चों? बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, सेक्शन क्या है? देखो बच्चों, जब एक्ट को सिस्टमेटिकली तोड़ा जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन। तो सेक्शन का मतलब है डिवीजन ऑफ एक्ट इन सिस्टमैटिक मैनर। जब हम सिस्टमैटिक मैनर में एक्ट को तोड़ देते हैं तो वही क्या कहलाता है? सेक्शन, है ना? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले? चलिए, तो देखिए सर, एक सवाल तो सॉल्व कर दिया आपने। क्या सवाल सॉल्व कर दिया? कि एक्ट क्या है ये बता दिया। बच्चों देखो अभी कितना लंबा ये टॉपिक चलेगा। इनकम टैक्स एक्ट, मैंने अभी तक आपको ये बताया कि एक्ट क्या है। एक्ट क्या है? एक्ट के अंदर सेक्शंस हैं, इस सेक्शन किसे कहते हैं? इनकम अभी बाकी है, तो धीरे धीरे सभी चीज पर आएंगे। देखिए दूसरा सवाल बच्चों, जो हर एक स्टूडेंट सोच रहा होगा, व्हाट इज इनकम? देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं,
व्हाट इज इनकम? इनकम क्या है सर? सर इनकम क्या हो सकता है और इनकम क्या नहीं हो सकता है? पता है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जानोगे तो तुमको हंसी भी छूटेगी। देखिए, पहला तो हमारे मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी, है ना, इनकम क्या है? सर इलीगल इनकम इनकम भी हो सकता है। हाँ बच्चों, टीई कुरैशी का केस जब आप पढ़ेंगे ना, जो सुप्रीम कोर्ट का केसेस है, इस केस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा। तो जब आप इस केस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इलीगल इनकम भी इनकम माना जाता है। एक्चुअली इनका स्मगलिंग का कुछ बिजनेस था और ये इस पे टैक्स पे किया करते थे और एक्सपेंसेस को घटा लिया करते थे। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में इस पे जजमेंट वगैरह आया, एओ ने इनको एक्सपेंस लेस करने से मना कर दिया, तो बहुत तरह की चीजें आई जो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा आगे। तो उस केस में जजमेंट हुआ टीए कुरैशी के केस में कि जो इलीगल बिजनेस भी है, इलीगल इनकम भी इनकम माना जाता है। अच्छा खैर, ये तो अलग बात हो गई, इस पर समझते हैं आगे। सर ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये एप्लीकेबल कहां तक है? सेक्शन 1 तो आपने बताया कि वो कहता है कि मैं इनकम टैक्स हूं। इनकम टैक्स एक्ट 298 सेक्शन कंटेन करता है, 298 सेक्शन कंटेन करता है। लेकिन सर एक बात है, दिमाग में ये चल रहा है कि कहता है कि इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। इंडिया का मतलब हम क्या समझे सर? ज्योग्राफिकल बाउंड्री? आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, इंडिया का मतलब हुआ एयर, वाटर और लैंड। देखिए, एयर, वाटर और लैंड, हवा, पानी और जमीन। जहां तक हमारी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री आती है, जहां तक हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है, टेरिटोरियल वाटर में जहां तक पॉलिटिकल बाउंड्री आती है, हवा में जहां तक पॉलिटिकल बाउंड्री है, जमीन पर जहां तक इंडिया आता है, वो सब इंडिया है। और वहां तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाई हो जाता है। आ जाओ, मैं आपको थोड़ा सा वाटर से रिलेटेड एक टॉपिक बताता हूं। जैसे आप कभी कभी ज्योग्राफी पढ़ते होंगे या आपने अंडर 10 तक पढ़ा भी है, हर बच्चा थोड़ा थोड़ा तो सोशल साइंस में पढ़ता ही है। जैसे बच्चों आप ये इंडियन ओशन को देख लो। अब हम सोच रहे होंगे ना कि सर ये इंडियन ओशन में कहां तक इंडिया है? तो मैं आपको बताऊं बच्चों, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया आता है पानी में। इंडियन ओशन में 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया आता है टेरिटोरियल बॉडीज में। लेकिन एक चीज और आपको बताते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कहां तक क्रिएट हो जाता है? 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर कोई गुड्स बाहर निकल जाता है तो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहलाता है। देखो बच्चों, जैसे ये आप डायग्राम को देखना, ये इंडियन ओशन है बच्चों। हाँ सर, तो ये जो इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन में जब हम 12 नॉटिकल माइल से बाहर निकल जाते हैं गुड्स को भेजने के लिए, तब ये एक्सपोर्ट कहलाता है। और 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जब कोई गुड्स आता है तो इसे हम इंपोर्ट कहने लगते हैं। खैर, तो मुद्दे की बात है कि सर 1 नॉटिकल माइल्स में कितना आता है? 1.84 किलोमीटर हम 1 नॉटिकल माइल्स में रखा जाता है, 1.84 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो सर एयर, वाटर और लैंड, हवा, पानी और जमीन, जहां तक पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया की, वहां तक इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। और पानी में, समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया आता है। और एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, 12 नॉटिकल माइल्स जैसे तुम क्रॉस करोगे तो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का दायरा है। यानी 12 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर तुमने कोई गुड्स भेजा है तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, और 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जैसे कोई गुड्स हमारे देश में इंटर करता है वो इंपोर्ट हो जाता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। ओके, ये सब आपको हायर स्टडीज में पढ़ना है। खैर, आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों बता रहे हैं? रिलैक्स होकर मेरी बात को समझो। इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो आपके मन में तो सवाल आएगा ना कि सर इंडिया कहां तक है? इंडिया क्या, किसको इंडिया कहेंगे?
हम मैप तो पढ़े हैं, लेकिन ये आपको जानना चाहिए पॉलिटिकल बाउंड्री, जहां तक जमीन हवा पानी पॉलिटिकल बाउंड्री है वहां तक इंडिया आता है मेरे दोस्त। ओके, चलिए अब ये भी मन में आ रहा होगा सर इनकम क्या है। सर लीगल बिजनेस तो पूरी दुनिया जानती है बच्चों, लेकिन इनकम में लीगल एज वेल एज इलीगल बिजनेस भी आता है। इलीगल बिजनेस भी बच्चों इनकम टैक्स के अंदर पढ़े जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप, इलीगल बिजनेस कैसे आ सकता है? आता है ना बच्चों, बिल्कुल आता है। तभी तो मैंने टीए कुरैशी का केस आपको बताया, और ये केस मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। ये स्मगलिंग का केस हुआ करता था, स्मगलिंग का बिजनेस किया करते थे और प्रॉपर टैक्स पे किया करते थे। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने इनको एक्सपेंस घटाने से मना कर दिया। तो ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां जजमेंट हुआ कि बिजनेस इलीगल हो या लीगल हो, इनकम टैक्स इस पर एप्लीकेबल है। खैर ये मैं बाद में आपसे बात करूंगा इस पर। चलिए तो देखिए, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी तक हम लोग पहला ही कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। ये देखिए हम लेक्चर कहां से शुरू किए थे बच्चों, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लॉ जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5 चीजों से। लॉ क्यों बनाना पड़ा, है ना? तो क्या मैंने बताया था आपको, अगर गवर्नमेंट लॉ फ्रेम नहीं करती तो किसी पर भी टैक्स नहीं लगा सकती थी। और जो लॉ फ्रेम किया गया, देखो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करके लिखा है, और जो लॉ फ्रेम किया गया बच्चों वो 5 चीजों से मिलकर बना। ओके चलो, तो सर ये तो आपने बताया कि इनकम टैक्स जो है 298 सेक्शन कंटेन करता है, 23 चैप्टर्स कंटेन करता है और 14th शेड्यूल कंटेन करता है। सेक्शन क्या है बच्चों? जब हम किसी भी एक्ट को सिस्टमेटिक डिवाइड कर देते हैं तो वो सेक्शन कहलाता है। बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये जो सेक्शन है ये कितने वर्ड से मिलकर बना है? बच्चों 3। शॉर्ट टाइटल, सेक्शन का जो एस है ना बच्चों वो बताता है शॉर्ट टाइटल। चलो देखो जरा स्क्रीन पर आप, शॉर्ट टाइटल। ई बताता है बच्चों एक्सटेंड, और कमेंसमेंट कब आया। जैसे देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो सेक्शन 1 टाइटल बता रहा है कि मैं इनकम टैक्स हूं, कहां तक एप्लीकेबल होगा? तो होल इंडिया, पूरे इंडिया में। इनकम टैक्स आया कब? तो 1961 में आया। तो बच्चों जो सेक्शन है ना वो अपने आप में 3 शब्दों से मिलकर बनाया जाता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड्स और कमेंसमेंट। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इतना तो लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो अब बच्चों इसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट पढ़ाऊंगा, इनकम टैक्स रूल। ये देखो आप, तो इनकम टैक्स लॉ कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। उसके बाद ये टॉपिक। बच्चों एक चीज और कहना चाहेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में हमारे दिमाग में उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती कोई चीज, तो प्लीज घबराइए नहीं, आप उस लेक्चर को बार बार देखिए, ऐसा जरूर होगा कि आपको वो समझ में आएगा। कभी कभी होता है बच्चों, हो सकता है पढ़ते समय हमारा ध्यान नहीं हो, हम कुछ सोच रहे हो या हम अनकंफर्टेबल हो, लेकिन जब आप बार बार उस चीज को पढ़ेंगे ना तो एकदम से सेट हो जाएगा। तो पैनिक होने से दुनिया में कभी भी नॉलेज नहीं लिया जा सकता, उसके लिए पेशेंस का रखना, सब्र रखना, धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इनकम टैक्स रूल 1962। तो इतना तक पहले आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।